Hello students. So today we are going to start our new topic of Unit 4th eddy currents or it is also known as Foucault's currents. इससे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने किसके बारे में पढ़ा, इंड्यूस करंट के बारे में पढ़ा, इंड्यूस करंट के प्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि इंड्यूस करंट किस वजह से प्रोड्यूस होता है, मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज की वजह से प्रोड्यूस होता है। किसी भी कॉइल्ड से लिंक्ड अगर मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज होता है तो उसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है। साथ ही साथ अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ हमने पढ़ा इंड्यूस करंट इस तरीके से प्रोड्यूस होती है कि जिससे वो अपने ही प्रोडक्शन वाले कॉज को अपोज करती है। तो इट मीन्स कि वहाँ पे हमने इंड्यूस करंट का अपोजिंग नेचर पढ़ा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट टॉपिक आता है वो आता है एडी करंट्स। एडी करंट स्टार्ट करने से पहले तो यहाँ पे आपको एक बात बता दें, इसके बाद जब इंड्यूस करंट जैसे फराडे ने एक्सपेरिमेंट किया, फिर उसके बाद लेंस लॉ आया। लेंस लॉ के बाद एक और फिजिसिस्ट थे जिनका नाम था फोकॉल्ट नाम था इन फिजिसिस्ट का नाम। इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान कि अगर हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर से लिंक्ड, अभी तक तो हमने जो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करवाई थी वो किस में कराई थी, कॉइल से लिंक कराई थी। कॉइल से लिंक मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज किया था और कॉइल में ही क्या प्रोड्यूस करवाई थी हमने, इंड्यूस करंट। लेकिन अब बारी आती है मेटेलिक कंडक्टर्स की, मेटेलिक कंडक्टर। तो इन्होंने ये ऑब्ज़र्व किया अपने एक्सपेरिमेंट के दौरान, जब हम किसी भी मेटेलिक कंडक्टर से लिंक्ड मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं, कॉइल को हटा के हमने यहाँ पे क्या कर दिया, मेटेलिक कंडक्टर कर दिया। इससे लिंक्ड अगर हम किसी मैग्नेटिक फ्लक्स में चेंज करते हैं तो उस केस में इस मेटेलिक कंडक्टर में भी करंट प्रोड्यूस होती है, इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होती है इन द फॉर्म ऑफ क्लोज्ड लूप की फॉर्म में इंड्यूस करंट्स प्रोड्यूस होती हैं इस तरीके से। और ये जो इंड्यूस करंट है ये बिल्कुल ऐसे दिखती हैं जैसे पानी में, जैसे वाटर में सर्कुलर करंट्स होती हैं ना। सर्कुलर करंट्स आपने देखी होगी जिसको हम भंवर भी कहते हैं, सर्कुलर करंट्स वाटर में। जैसे पानी में क्या आता है, सर्कुलर करंट्स आता है। ये करंट सेम उसी की तरह दिख रही थी और इनको हम क्या कहते हैं, एडीज भी कहते हैं और व्हर्लपूल्स कहते हैं। जो पानी में भंवर आता है जिनको हम वाटर सर्कुलर करंट्स कहते हैं उनको हम एडीज भी बोलते हैं, व्हर्लपूल्स भी बोलते हैं। तो ये जो इंड्यूस करंट्स थी ये इसी तरीके की दिख रही थी, एडीज और व्हर्लपूल्स की तरह ही दिख रही थी। तो यहाँ पे इस केस में जो यहाँ पे इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही है क्लोज सर्कुलर लूप की फॉर्म में, किसकी वजह से, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज करने की वजह से इस मेटेलिक कंडक्टर में। तो इस पर्टिकुलर करंट को ही हम क्या कहते हैं, एडी करंट कहते हैं, जिसको हम फोकल्ट्स करंट भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो करंट है ये किसने ऑब्जर्व करी थी मेटेलिक कंडक्टर में, ये सबसे पहले ऑब्जर्व करी थी फोकल्ट ने, एडी करंट्स और फोकल्ट करंट। इट मीन्स एडी करंट और कुछ नहीं, बस नाम चेंज कर दिया। एडी करंट्स क्या है, खुद इंड्यूस करंट्स है। इंड्यूस करंट कौन सी इंड्यूस करंट, वो इंड्यूस करंट जो किसी मेटेलिक कंडक्टर में प्रोड्यूस होती इन द फॉर्म ऑफ क्लोज लूप व्हेन मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दैट मेटेलिक कंडक्टर चेंज। ठीक है, तो एडी करंट्स ये हो गई। अब जैसे इंड्यूस करंट का अपोजिंग नेचर होता है तो ऑब्वियसली यहाँ पे एडी करंट्स का भी कैसा नेचर होगा, अपोजिंग नेचर होगा। अपोजिंग नेचर मतलब जिस कॉज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है उसी कॉज को अपोज करती है। इट मीन्स अगर फाई इंक्रीज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है तो किधर की तरफ जाएगी, जहाँ पे फाई की वैल्यू डिक्रीज हो रही होगी। अगर फाई डिक्रीज की वजह से वो प्रोड्यूस हो रही है तो कहाँ की तरफ जाएगी, जहाँ पे फाई की वैल्यू इंक्रीज हो रही होगी। ठीक है, उस तरीके से उस पर्टिकुलर कंडक्टर को वो वहाँ पे लेके जाएगी। और ये भी समझ लीजिए कि एडी करंट्स का भी सेम नेचर वही है जो इंड्यूस करंट का है। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि एडी करंट्स का जो ओरिजिन उन्होंने बताया था कि ओरिजिनेशन होता है एडी करंट्स का मेटेलिक कंडक्टर में, तो वो कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करके बताया था। तो फोकल्ट्स के भी कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमें यहाँ पे पढ़ने हैं। सो लेट अस टेक देयर फर्स्ट एक्सपेरिमेंट। तो उन्होंने अपने फर्स्ट एक्सपेरिमेंट में एक सोलेनॉइड लिया। ठीक है, और ये जो हमारे पास वायर है जिसका सोलेनॉइड बनाया हुआ है उसके कोर में हमने किसको रखा हुआ है, सॉफ्ट आयरन को रखा हुआ है। तो इट मीन्स सॉफ्ट आयरन में किसको वाउंड कर रखा है, वायर को वाउंड कर रखा है। और यहाँ पे ये टोटी क्या बन रखा है, सोलेनॉइड है। ठीक है, अब इस सोलेनॉइड में हमें कहीं ना कहीं से करंट सप्लाई देनी पड़ेगी। तो यहाँ पे करंट सप्लाई दो टाइप की, एक तो आपको पता है डीसी होती है, एक एसी होती है। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट का जो सोर्स होता है वो सेल, बैटरी,
पता ही है आपको, जब हम उसका सिंबल लिखते हैं बैटरी का तो ये लगाते हैं सेल, अगर हम बनाते हैं तो ये वाला सिंबल बनाते हैं। तो ऐसी एक और करंट होती है। अब डायरेक्ट करंट का, ये जो डायरेक्ट करंट का सिंबल है, डायरेक्ट करंट के सिंबल में आपको बता दें कि जब डायरेक्ट करंट फ्लो करती है तो वो एक ही डायरेक्शन पकड़ के फ्लो करती है, ठीक है, उसका वो यूनिडायरेक्शनल होती है। लेकिन जब हम दूसरी करंट की बात करते हैं जिसको हम कहते हैं एसी, एसी मीन्स अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट वो करंट है जो टाइम के हिसाब से पीरियोडिकली अपने मैग्नीट्यूड को चेंज करती है। मतलब अभी 0 है, उसके बाद तुरंत आई हो जाएगी, मतलब मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद तुरंत 0 हो जाएगी, देन उसके बाद नेगेटिव में चली जाएगी। इट मीन्स कि वो अपनी पोलरिटी चेंज करती रहती है। जैसे डीसी में पोलरिटी क्या रहती है, बिल्कुल सेम रहती है। अगर लेफ्ट हैंड साइड पॉजिटिव पोलरिटी है तो राइट हैंड साइड नेगेटिव ही बनी रहेगी। लेकिन एसी के केस में क्या होता है, पीरियोडिकली वहाँ पे टाइम के हिसाब से पोलरिटी क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है, ठीक है। जिसका मतलब क्या है, करंट का मैग्नीट्यूड भी क्या होगा, चेंज होगा। और आपको पता है हमें यहाँ पे करंट का मैग्नीट्यूड चेंज ही चाहिए, क्योंकि देखिए सोलेनॉइड है, सोलेनॉइड से की जो करंट है अगर वो चेंज हो रही है, चेंज होगी तो ऑब्वियसली उससे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा वो भी चेंज होगा। अब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तो हमें यही तो चाहिए कि जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा तभी तो इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी, एडी करंट्स प्रोड्यूस होंगी। इंड्यूस करंट किस में प्रोड्यूस करवानी है, तो हमने इस सोलेनॉइड के ही सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर एक मेटेलिक डिस्क प्लेस करी है। तो मैं यहाँ पे शेडेड फॉर्म में इस तरीके से बना देती हूँ। ये शेडेड फॉर्म में क्या है, एक मेटेलिक डिस्क है जो हमने किसके ऊपर रखी हुई है, सॉफ्ट आयरन कोर सोलेनॉइड के ऊपर रखी हुई है, ठीक है। अब इस मेटेलिक डिस्क में ही हमें इंड्यूस करंट या एडी करंट्स प्रोड्यूस करवानी है। तो क्या है, अब देखिए हम इस प्रोसेसर को पूरा स्लो मोशन में पढ़ेंगे। जैसे ही हम इस एसी सोर्स को ऑन करेंगे, एसी सोर्स को ऑन करेंगे तो करंट क्या करेगी, ग्रो करेगी। पहले करंट क्या थी, 0, जैसे ही ऑन किया तो करंट ग्रो करते हुए मैक्सिमम वैल्यू पे जाएगी, मतलब 0 से आई। जब करंट यहाँ पे ग्रो करेगी तो इट मीन्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दिस सोलेनॉइड ऑल्सो इंक्रीजेज। जब मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा तो इट मीन्स जो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस मेटेलिक फ्लक्स है वो क्या होगा, वो भी इंक्रीज होगा। क्योंकि ये जो हमने मेटेलिक डिस्क है वो किसके ऊपर रखी हुई है, वो खुद यहाँ पे हमने रखी हुई है इस सोलेनॉइड के ऊपर। अब जब मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो रहा है तो इट मीन्स इसमें क्या प्रोड्यूस होगी, इंड्यूस करंट्स प्रोड्यूस होंगी, जिनको हम क्या कहते हैं, एडी करंट्स। एडी करंट्स ऐसे प्रोड्यूस होंगी लेंस लॉ के अकॉर्डिंग कि वो उस कॉज को अपोज करेगी जिसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है। मतलब इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स की वजह से प्रोड्यूस हो रही है, तो किस डायरेक्शन में यहाँ पे ये इस पर्टिकुलर मेटेलिक डिस्क को लेके जाएगी, जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो रहा होगा, डिक्रीज हो रहा होगा। तो अब सुनिए ऑब्जर्वेशन ऑफ फोकल्ट का। फोकल्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही मेटेलिक डिस्क को इसके ऊपर रखा, करंट ऑन किया, तो अचानक से मेटेलिक डिस्क कहाँ की तरफ उड़ गई, ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ फ्लाई हो गई, ऊपर की तरफ थ्रो हो गई है, ठीक है। तो अब मान के चल लेते हैं, समझने के लिए हम मान के चले देते हैं कि जो इसकी प्रीवियस पोर्शन थी वो थी 1, और जो बाद में इसकी पोर्शन बनी कि ऊपर की तरफ उड़ गई वो मान लेते हैं पोजीशन 2। अगर मैं आपसे बात करूं कि जहाँ पे पहले थी वहाँ पे फाई की वैल्यू क्या रही होगी, तो फाई की वैल्यू जब ये इसके साथ जुड़ा हुआ, इसके ऊपर रखा हुआ है सोलेनॉइड के ऊपर, करंट कैरिंग सोलेनॉइड के ऊपर, तो ऑब्वियसली फाई एम की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे हाई होगी। और जहाँ पे ये गया उसके बाद जब इस पर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई तो उस केस में यहाँ पे कौन सी पोर्शन में गया, दूर गया, तो इट मीन्स यहाँ पे इस वाले पॉइंट पे इस पे फाई एम की वैल्यू क्या हुई होगी, कम हो गई होगी। तो आपको पता है कि जब इंड्यूस करंट इसमें प्रोड्यूस हुई किस वजह से हुई, इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये जो यहाँ पे मेटेलिक डिस्क है, इंड्यूस करंट इस मेटेलिक डिस्क को उस रीजन की तरफ लेके जाएगी जहाँ पे डिक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा, जस्ट अपोजिट ऑफ इंक्रीज इन मैग्नेटिक फ्लक्स। तो ये कहाँ से किस रीजन में जाएगी, इंक्रीज से डिक्रीज वाले रीजन में जाएगी। इसी वजह से ड्यू टू दिस अपोजिशन या इस अपोजिंग नेचर की वजह से, इंड्यूस करंट के या एडी करंट के अपोजिंग नेचर की वजह से ये डिस्क ऊपर की तरफ उड़ गई, और जिसकी वजह से फोकल्ट ने पता लगा दिया कि इसमें भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हुई है, और उसी इंड्यूस करंट का नाम उन्होंने क्या दे दिया, एडी करंट्स। अब सेकेंड एक्सपेरिमेंट की तरफ चलते हैं। सेकेंड एक्सपेरिमेंट सेटअप क्या था उनका, फोकल्ट ने यहाँ पे सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करवाया। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कराने के लिए उन्होंने क्या लिया, यहाँ पे हॉर्सशू मैग्नेट ले सकते हैं, या फिर हमने यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स ले रखे, एक तरफ नॉर्थ पोल है और दूसरी तरफ क्या है, साउथ पोल,
ठीक है, एक तरफ नॉर्थ पोल और दूसरी तरफ साउथ पोल। ये मान के चलीजिए यहाँ पे आधा कटा हुआ नॉर्थ पोल नहीं है, बल्कि इस साइड भी मैग्नेट पूरा प्लेस कर रखा होगा और इस साइड भी मैग्नेट प्लेस होगा। ठीक है, जैसे आपने देख रखा होगा हॉर्स शू मैग्नेट होता है, यू शेप फॉर्म एक मैग्नेट होता है, उसमें अगर हम देखें इस तरीके से जो मैग्नेट होता है, एक तरफ नॉर्थ पोल होता है उसमें, एक तरफ साउथ पोल होता है। ठीक है, तो इस तरीके से मतलब ये मैंने यहाँ पे आधा रीज़न नहीं बनाया है। तो ये दो मैंने मैग्नेटिक पोल्स ले रखे, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो इट मीन्स इनके बीचों बीच एक फील्ड क्रिएट होगा जिसको हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मतलब कहाँ से कहाँ की तरफ जा रही हूँ, नॉर्थ पोल से साउथ पोल की तरफ, ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब इन्हीं के स्पेस के बीच में हमने एक मेटेलिक कंडक्टर, मेटेलिक प्लेट क्या कर रखी, सस्पेंड करा रखी है। एक थ्रेड के थ्रू दिख रहा होगा, एक थ्रेड है, ठीक है, उससे हमने इस मेटेलिक प्लेट को बांध रखा और फिर इसे सस्पेंड करा रखा उस सस्पेंशन पॉइंट से, ऊपर सस्पेंशन पॉइंट से इस मेटेलिक प्लेट को इनके बीचों बीच सस्पेंड करा रखा। सस्पेंड कराने के बाद उन्होंने क्या किया, इस मेटेलिक कॉइल को फोर्स दिया, एक फोर्स लगाया। फोर्स लगाने पर ये क्या करेगी, मेटेलिक प्लेट यहाँ पे क्या करेगी, ऑसिलेट करेगी, इसके बीचों बीच ऑसिलेट करेगी। तो आप ये मान के चलिए इसे 3D में सोच के देखना है कि अगर हम यहाँ की तरफ देखें, मतलब लेफ्ट हैंड साइड देखें नॉर्थ पोल है, राइट हैंड साइड क्या है यहाँ पे साउथ पोल, राइट हैंड साइड क्या है साउथ पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल। और ऊपर से आपने जहाँ पे आपका फ़ैन है वहाँ से आपने सस्पेंड करा रखा है बीचों बीच इनके एक मेटेलिक प्लेट। ठीक है, जो कि क्या कर रही है, स्विंग कर रही है। स्विंग करते टाइम आपको पता ही है जब ऑसिलेट करते हैं तो वहाँ पे दो पोजीशन बनती है, एक बनती है मीन पोजीशन और दो उसके एक्सट्रीम पोजीशंस बनती है। ठीक है, मीन पोजीशन कहाँ पे होगी, बीचों बीच, नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीचों बीच क्या होगी उसकी मीन पोजीशन, दिस इज मीन पोजीशन। ठीक है, एक्सट्रीम पोजीशन कहाँ होगी, दूर, नॉर्थ और साउथ पोल से दूर की तरफ। मतलब अगर मैं इसमें बना के दिखाऊं तो ये तो जहाँ पे अभी है ये तो है इसकी मीन पोजीशन, और अगर स्विंग करके इधर या इधर जाएगी, ठीक है, तो ये होगी इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। तो अभी तो फ़िलहाल मैं इधर की तरफ बना रही हूँ, ये हो गई इसकी एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक है, हमें इसे स्लो मोशन में पढ़ना है, एक्सट्रीम पोजीशन। तो अब आप खुद देखिए कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, देख लीजिए। पहले ऑब्जर्वेशन बता देती हूँ कि जब यहाँ पे इस मेटेलिक प्लेट को उन्होंने ऑसिलेट कराया, तो जब यहाँ पे मैग्नेटिक पोल्स नहीं थे तो वो अपने टाइम पे जितना हो रही थी उतने टाइम पे तो ये उसने अपना ऑसिलेशन क्या कर दिया, बंद कर दिया। आपको पता ही है कि ऑसिलेशन यहाँ पे डैम्ड ऑसिलेशन होगा, क्योंकि धीरे धीरे वो जो एनर्जी होती है इसकी ऑसिलेशन की वो लॉस्ट होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी या काइनेटिक फ्रिक्शन की, उसमें फ्रिक्शन की वजह से यहाँ पे वो एनर्जी लॉस हो जाती है फ्रिक्शन की वजह से, जिसमें धीरे धीरे करके एक टाइम ऐसा आता है कि ये मेटेलिक प्लेट क्या हो जाएगी, रेस्ट में आ जाएगी। तो उसे कहते हैं डैम्ड। ठीक है, डैम्ड ऑसिलेशन। अब जब इन्होंने मैग्नेटिक पोल्स ऑन कर दिए, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही हैं और तब ये ऑसिलेट कर रही है, तो उन्होंने देखा कि पहले के कंपैरिजन अब इसका ऑसिलेशन जल्दी से डैम्ड हो जा रहा है, मतलब ये जल्दी से रेस्ट में आ जा रही है, तुरंत रेस्ट में आ जा रही है। तो क्या रीज़न रहा होगा कि ये तुरंत रेस्ट में आ गई, तो इसका रीज़न समझ लिए स्लो मोशन में। स्लो मोशन में कैसे, आप देखिए जैसे ही यहाँ पे से इन्होंने इसको मीन पोजीशन से डिस्प्लेस कराया, ठीक है, ये जैसे ही डिस्प्लेस करेगी, अब आपको पता है कि मीन पोजीशन में है तो मैक्सिमम मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स इससे क्या हो रही है, क्रॉस हो रही हैं। ठीक है, मीन पोजीशन में फाई एम की वैल्यू, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद दिस मेटालिक प्लेट, वो क्या है, ज़्यादा है। ठीक है, हाई है, मैं सिर्फ हाई लिख देती हूँ। जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ जाएगी, ठीक है, बाहर वाले स्पेस में जाएगी, एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगी, तो आपको पता है उससे जो लिंक्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन से वो कम होने लग जाएगी, मतलब मैग्नेटिक फ्लक्स क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिक्रीज़ इन मैग्नेटिक फ्लक्स, क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स हाई से लो की तरफ हो रहा है, तो मतलब देयर इज़ डिक्रीज़ इन मैग्नेटिक फ्लक्स हो रहा है। जब डिक्रीज़ इन मैग्नेटिक फ्लक्स होगा तो इस मेटेलिक प्लेट में क्या जनरेट होगी, एडी करंट जनरेट होंगी। एडी करंट इस डायरेक्शन में, ऐसी डायरेक्शन में जनरेट होंगी, इस तरीके से जनरेट होंगी अकॉर्डिंग टू लेंस लॉ, कि वो उसी कॉज को अपोज करेगी जिस वजह से वो प्रोड्यूस हुई है। तो देखिए, जब वो जो मेटेलिक प्लेट है मीन से एक्सट्रीम की तरफ गई, ठीक है, कहाँ की तरफ गई, एक्सट्रीम की तरफ, जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स क्या है, लो है, तो फाई एम डिक्रीज़ होने की वजह से उस पर्टिकुलर मेटेलिक प्लेट में क्या जनरेट होगा, इंड्यूस करंट जनरेट होगा, एडी करंट जनरेट होगी। एडी करंट इसे किस डायरेक्शन में लेके जाएगी, अपनी अपोजिंग नेचर की वजह से, उस डायरेक्शन में जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज़ हो,
ठीक है, जस्ट इसका अपोजिट। जहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज हो, इंक्रीज का मतलब कौन सी रीजन में लेके जाएगी, और एक्सट्रीम में नहीं, कहाँ की तरफ लेके जाएगी, मीन पोजीशन पे। तो इट मीन जितनी बार यहाँ पे ये जो कॉइल है वो अपनी एक्सट्रीम पोजीशन में जाएगी, इस पे जो इंड्यूस करंट है वो या एडी करंट है वो इस पर्टिकुलर कॉइल को या सॉरी इस पर्टिकुलर प्लेट को किधर की तरफ लाने की कोशिश करेगी, मीन पोजीशन पे। और तुरंत जब ये मीन पोजीशन पे लाने की बार बार इस पर एक फ्रिक्शन लगेगा, बार बार इसको मीन पोजीशन पे ये पुश होगी, तो इट मीन्स एक टाइम ऐसा आएगा जल्दी से ये क्या हो जाएगी, यहाँ पे रेस्ट में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे इसे मीन पोजीशन पे इक्विलिब्रियम स्टेट में लाने के लिए कौन जिम्मेदार है, इंड्यूस करंट जिम्मेदार है, एडी करंट जिम्मेदार है। ठीक है, और इसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग, क्योंकि हमने यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का फिनोमिना का यूज़ करके यहाँ पे जल्दी से इसके ऑसिलेशन को डैम्प्ड कर दिया है। अब आता है इसका थर्ड एक्सपेरिमेंट। अब अभी तक आपने एक्सपेरिमेंट 2 में ये पढ़ लिया है कि जब वहाँ पे हम किसी मेटेलिक प्लेट को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर प्लेस करते हैं, वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो जल्दी से क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। ठीक है, उसका टाइम डैम्पिंग का क्या हो जाता है, जल्दी, मतलब वो जल्दी से क्या आ जाती है, रेस्ट में आ जाती है। डैम्पिंग टाइम बहुत ही वहाँ पे क्या हो जाता है, जल्दी आ जाता है। तो इट मीन्स जितने टाइम वो वहाँ पे ऑसिलेट करेगी, टाइम ऑफ ऑसिलेशन उसका बहुत ही कम हो जाता है। अब बात आती है यहाँ पे एक्सपेरिमेंट 3 की। एक्सपेरिमेंट 3 में अब मैंने यहाँ पे मेटेलिक प्लेट को थोड़ा सा चेंज कर दिया, बाकी पूरा वही रहेगा। ठीक है, सब कुछ यहाँ पे कंसेप्ट भी वही लगेंगे, लेकिन अब यहाँ पे क्या चेंज किया कि मेटेलिक प्लेट में मैंने नीचे से, जैसे देखिए कॉम की तरह, यहाँ पे कॉम टाइप का दिख रहा होगा आपको स्ट्रक्चर, स्लॉट्स प्रोवाइड कर दिए। यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली है, यहाँ पे खाली। ठीक है, तो ये स्लॉट्स प्रोवाइड कर दिए हैं। अब यहाँ पे जब स्लॉट्स प्रोवाइड कर दिए इस मेटेलिक प्लेट्स में, तो अब यहाँ पे फोकल्ट्स ने क्या ऑब्जर्व किया, फोकल्ट ने ऑब्जर्व किया कि जो सेकंड एक्सपेरिमेंट में जितना वो टाइम ले रही थी, कितना टाइम ले रही थी ऑसिलेशन, बहुत ही कम, क्योंकि जल्दी से वो डैम्ड हो जा रही थी। तो जैसे ही हमने उस पर स्लॉट्स प्रोवाइड कराए, स्लॉट वाली मेटेलिक प्लेट ने उस सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन, सेकंड वाले एक्सपेरिमेंट की मेटेलिक प्लेट के कंपैरिजन थोड़ा ज़्यादा टाइम लिया डैम्प्ड होने के लिए। ठीक है, मतलब डैम्पिंग होने के लिए इस स्लॉट वाली प्लेट ने थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लिया एज कंपैरिजन टू सेकंड एक्सपेरिमेंट में ली हुई मेटेलिक प्लेट के। ठीक है, तो यहाँ पे स्लॉट ने उसका टाइम ऑफ ऑसिलेशन क्यों बढ़ा दिया होगा, बता सकते हैं हम। अब देखिए वहाँ पे तो जल्दी किसकी वजह से आई थी, ड्यू टू अपोजिंग नेचर ऑफ, स्ट्रॉन्ग अपोजिंग नेचर ऑफ एडी करंट। इसमें भी ऑब्वियसली एडी करंट ही प्रोड्यूस होगी, क्योंकि जब अभी आपको बताया था इससे पहले कि 5m की वैल्यू डिक्रीज़ होगी जब ये मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएंगी, तो 5m की वैल्यू डिक्रीज़ होगी तो इसमें इंड्यूस करंट प्रोड्यूस होगी। इंड्यूस करंट या एडी करंट इस डायरेक्शन प्रोड्यूस होगी कि वो उसे मीन पोजीशन में जल्द से रेस्ट में लेके आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा होगा, यहाँ पे भी इंड्यूस करंट प्रोड्यूस हो रही होगी, लेकिन इंड्यूस करंट क्या हो रही होगी, बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रही होगी। इंड्यूस या एडी करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो बहुत ही कम प्रोड्यूस हो रहा होगा। कैसे देख लेते हैं। पहले वाले केस में तो बिल्कुल ऐसे बन रही, इस वाले केस में इंड्यूस करंट कैसे फॉर्म होगी, इस तरीके से, जैसा इस मेटेलिक प्लेट का शेप है, इस तरीके से। देखिए अब देखिए मुझे बनाते टाइम भी इसको मुझे ज़्यादा टाइम लग रहा है इसे बनाते टाइम। तो जब बनाते हुए इसमें ज़्यादा टाइम लग रहा है तो आपको दिख रहा होगा कि जब इसमें करंट क्यों प्रोड्यूस होती है, जब वहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं एक ही डायरेक्शन में, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स को ज़्यादा लेंथ मिल रही है, ज़्यादा पाथ मिल रहा है ट्रैवल करने के लिए एज़ कंपैरिजन टू मेटेलिक प्लेट विदाउट स्लॉट। विदाउट स्लॉट में तो वहाँ पे ज़्यादा उनको क्या नहीं मिल रहा था, लेंथ ही मिल रहा है, लेकिन उसके कंपैरिजन इस वाले केस में, स्लॉट वाले केस में इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है। ज़्यादा ट्रैवल करके जाना पड़ रहा है मतलब पाथ बहुत ज़्यादा है। जब लेंथ ज़्यादा होती है तो आपने पढ़ रखा है ना, रेजिस्टेंस इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू लेंथ। तो जितना ज़्यादा लेंथ होती है उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है, तो इट मीन्स उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा। अब जितना ज़्यादा रेजिस्टेंस होता है करंट की वैल्यू क्या निकल के आती है, उतनी ही कम। तो इट मीन्स एडी करंट उतनी ही कम प्रोड्यूस होगी। एडी करंट कम प्रोड्यूस होगी तो इट मीन्स एडी करंट का जो अपोजिंग नेचर है वो भी यहाँ पे क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अपोजिंग नेचर होगा लेकिन कम होगा एज़ कंपेरिजन टू मेटेलिक प्लेट विदाउट स्लॉट। तो यहाँ पे विद स्लॉट वाले पे एडी करंट का मैग्नीट्यूड कम है, तो इट मीन्स इसका अपोजिंग नेचर भी कम होगा। तो इट मीन्स सेकेंड वाले एक्सपेरिमेंट के कंपैरिजन यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम लेगी क्या होने के लिए, अपने ऑसिलेशन को डैम्प करने के लिए। ठीक है, तो रीज़न यही है कि इसमें एडी करंट
का जो मैग्नीट्यूड है, जो प्रोडक्शन है वो लो होगा। इट मीन्स अपोजिंग नेचर इस वाले केस में थोड़ा कम होगा। ठीक है।